हेलो बच्चों, जैसा कि सर बोर्ड एग्जाम आप लोगों के सामने है, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चैप्टर जो हम लोग एग्जाम से रिलेटेड वन शॉट में क्लियर करेंगे। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो हमारे चैप्टर्स में बुक में गलत मेंशन होती हैं, लेकिन फिर भी और बहुत से टीचर्स उसको उसी पैटर्न पे पढ़ाते चले जाते हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी कंडीशन में, तो हम लोग अपने मार्क्स सही ढंग से अचीव नहीं कर पाते और इसकी वजह से समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं और हमारा टारगेट फेल हो जाता है। तो इस टारगेट से डेविएट न होने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं मैं टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम लोग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट का एक ऐसा इफेक्ट भी होता है, ऐसी स्ट्रेंथ भी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्टली बुक में मेंशन ये है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इफेक्टिव ओनली फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये बुक में जो मेंशन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ही केवल इसके लिए इफेक्टिव केस हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसा गलत है। आइए तो हम लोग देखते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली व्हेन light energy is interacted with orbiting electron। orbiting electron meaning ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास अपनी ऑर्बिट में सर्कुलेट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे। सो व्हेन लाइट एनर्जी इज इंटरेक्टेड विद द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, द लाइट फोटोन इज एब्सॉर्ब्ड and the electron gets ejected from metal surface। After making the metal surface charged positively। इट मीन्स यहां पर क्या होगा कि अगर कोई मेटल है, मेटल के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं और ये एटम के अंदर ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग, व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस सम टाइम दिस फोटोन मीन्स लाइट एनर्जी गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर कंडीशन यहां पर ये है कि जो ये लाइट आ रही है, लाइट के पास अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी लाइट नहीं है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी लाइट अगर हमारे पास फॉल होती है मेटल सरफेस पर, तभी ये इलेक्ट्रॉन आएगा और आने के बाद मेटल सरफेस के पास तक पहुंचेगा और इससे बाहर निकल आएगा। तो ejection of orbiting electron with the help of light energy is known as
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में हम बोल सकते हैं द इजेक्शन ऑफ ऑर्बिटिंग एनर्जी, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस by light energy. Light energy is photoelectric effect. तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट नहीं होता, बल्कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी फोटोन यानी लाइट का पार्टिकल, फोटोन जिसको हम बोलते हैं, ये लाइट का पार्टिकल कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। आइंस्टाइन ने इस बात को प्रूव किया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल की सरफेस पर एग्जिस्ट करने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी इंसिडेंट फोटोन को, टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अब प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें कि इस प्रॉपर्टी में है क्या, यानी कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहली क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज द इट फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यानी कि ये एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज एन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, ये इंस्टेंटली एक्टिवेट होता है, एक्शन में आ जाता है। और थर्ड पॉइंट है कि ये 1-to-1 इफेक्ट है, मीन्स लाइट का एक पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और मेटल की सरफेस को छोड़ देगा। तो इट इज 1-to-1 इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। और जिन्हें भी ये प्रॉब्लम कुछ नया मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फर्दर स्टडी किया गया और फर्दर स्टडी करने के बाद हमने लाइट से रिलेटेड कुछ और चीजों को ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर हमारे लॉज बनकर आए जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहली बात ये याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज interacted with the orbiting electron. Orbiting electron. So when light energy is interacted with the orbiting electron, the light photon is absorbed and the electron gets ejected from the metal surface after making the metal surface. यानी कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के बाद आपकी मेटल सरफेस जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल राइज हो जाता है और आप इसकी हेल्प से करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया, क्या रिजल्ट निकले और कब निकले। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, एक फोटो सेल बनाएंगे जिसको हम लोगों ने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमारे पास लॉज बनकर तैयार हुए। तो इफेक्ट हमें देखने को मिला, स्टडी ऑफ लाइट फॉलन ऑन मेटल सरफेस। आप लोग उसकी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं ताकि आपको कम टाइम में प्रॉपर डिटेल मिल सके। सो स्टडी ऑफ लाइट फॉलन ऑन मेटल सरफेस। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया,
यहां पर एक प्लेट लगाई, यहां पर एक प्लेट लगाई, इस प्लेट का नाम रखा गया कैथोड। क्यों रखा गया? क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके प्रोवाइड करेगी। ये हमने लगाया यहां पर रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल बैरियर। देन बैटरी, और एक लगा दिया पोटेंशियल यहां पर, इधर एमीटर, और ये लाइट की जो विंडो है, इस विंडो को हमने डॉटेड रखा है। इसका मतलब हमने बाकी पोर्शन पॉलिश्ड कर दिया है और इस पोर्शन को थोड़ा सा ओपन रखा है फॉर द एंट्रेंस ऑफ लाइट के इंसिडेंस के लिए। तो ये हमारे पास लाइट के पार्टिकल आते हैं, लाइट इन पर पड़ती है। अब पार्टिकल है कि वेव है, ये तो हम लोग डिटेल पढ़ने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये देखा गया कि जब लाइट आई, लाइट मेटल की सरफेस पर पड़ी, पड़ने के बाद क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए और हमने इस कैथोड प्लेट को दिया है क्या? नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव देंगे तो ये प्लेट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड fundamental particle, and here we have given the negative potential to the cathode plate. That's why the electrostatic force of repulsion make the electron push forward direction so as to received by the plate. This one is plate P. अब अगर इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, हमने क्या किया, यहां से दिख रहा है कि अभी ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इट मींस इट आल्सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा, रिजल्ट इधर डायरेक्शन में हमारे पास आईपी यानी प्लेट करंट फ्लो करने लगेगी। प्लेट करंट एमीटर और इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके हम ढेर सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, ये तो इफेक्ट दिखाई दिया, लेकिन ये लाइट कैसी होनी चाहिए थी? सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की। तो जब हम यहां पर स्टडी करेंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमने प्लेट करंट और इंटेंसिटी पर ध्यान दिया। तो इंटेंसिटी पर ध्यान दिया तो हमारे पास एक ग्राफ बनकर आया। यहां पर ग्राफ जब बनकर के आया तो ग्राफ कैसा था कि हमने पहले इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं। पहला मुद्दा है कि इंटेंसिटी कैसे बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी के लिए मतलब ये कि पहले अगर आप एक बल्ब से लाइट का यूज कर रहे थे तो अब क्या कीजिए, 2 बढ़ाइए, 10 बढ़ाइए, 50 बढ़ाइए, 100 बढ़ाइए, नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाइए तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, जबकि आपने फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया है। जब नहीं करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो पता चला कि हमने सेम मेटल के केस में पहले आई इंटेंसिटी को रखा तो हमारे पास यहां तक यानी ये मैक्सिमम वैल्यू थी और धीरे धीरे हमने यहां पर स्टार्ट किया पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर हमने प्लेट करंट को मेंशन किया। मेंशन करने के बाद हमें कैसे मालूम चला कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी का हमारे इस इंटेंसिटी से कोई रिलेशन है। तो इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, जो इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम एक नेगेटिव पोटेंशियल देंगे प्लेट को, प्लेट पी को देंगे। तो प्लेट पी को जब हम देंगे तो जिस वोल्टेज, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक ना पहुंच पाए उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यही स्टॉपिंग पोटेंशियल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मीनिंग ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द
stopping potential is also mentioned or known, well known, then in that case, if the electron is there, then with the help of velocity of the electron, half mv max square can help you to find out the maximum kinetic energy of ejected electron. बट लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हमें मालूम है तो EV नॉट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है. ये न्यूमेरिकल के बेसिस पर मैं चैप्टर करा रहा हूं, कुछ इंफॉर्मेशन भी होंगी जिनको मैं बताता जाऊंगा. अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी. अब हमने यहां पर देखा तो ये जो एक डेफिनेट नेगेटिव वोल्टेज था, जहां पर पहले बार जो इंटेंसिटी आई ली गई वहां पर इसने करंट को यानी आईपी की वैल्यू को कर दिया 0. अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया. अब हमने इंटेंसिटी कर दी 2I. तो ये देखा कि यहां तक तो आया, ये बन गया 2I, फिर ये बन गया 3I. I की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ इंटेंसिटी को घटा बढ़ा रहे हैं, तब हमने देखा कि हर बार नेगेटिव पोटेंशियल सेम आ रहा है. सेम नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड वाले की, वो फिक्स जा रही है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्या हुआ मीनिंग कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो हमें मालूम चला कि आईपी इज के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट. पहली चीज तो ये मालूम चल गई. अब हमने क्या किया, ये क्या बात सभी को समझ में आ गई. अब हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम लाइट बढ़ा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए इंटेंसिटी बढ़ा, देखो यहां पर इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है तो प्लेट करंट भी बढ़ रही है. प्लेट करंट बढ़ रही है, इसका मतलब रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. अगर इंटेंसिटी और प्लेट करंट पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मीन्स ग्राफ आईपी वर्सेस इंटेंसिटी, किधर भी एक्सेस में मेंशन कर दो, तो यहां से मालूम चल रहा है कि आईपी बढ़ता है जब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यानी कि लीनियर मोशन, लीनियर हमें मिल रहा है यहां पर ग्राफ. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो लॉज मिल गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. कौन कौन से हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और फिर से रब करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं. तो हमारे पास पहला लॉ जो याद करने के लिए है वो ध्यान दीजिएगा कि रेट ऑफ emission of photoelectron is directly proportional to intensity of light. Intensity of light. Second point, the maximum kinetic energy, जिसको हम K max से मेंशन करेंगे, maximum kinetic energy
of ejected electron is independent from intensity of light used. This one is the second law. अब हम दो लॉज हमारे पास हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. अब तीसरा लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो तीसरे लॉ में देखते हैं. तीसरा लॉ भी ऑब्जर्व करने के बाद ही डिसाइड हुआ. क्या डिसाइड हुआ कि हमने अब चेक किया डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी. डिपेंडेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी पर हमने डिपेंडेंसी कैसे मेंशन स्टडी किया. तो हमने क्या किया, अब की बार हमने जो भी लाइट यूज हो रही थी, अगर हम एक बल्ब से लाइट जला रहे थे तो एक ही बल्ब यूज किया है, दो नहीं यूज किए हैं. लेकिन एक बल्ब यूज किया. अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया. जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया तब हमारे पास ग्राफ कैसा मिलता है, ऐसा, जहां पर ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी, ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी. तो हमें क्या मिला, पहली बार नेगेटिव पोटेंशियल V0 1, दिस वन V0 2 माइनस में, और ये तीसरा V0 3. ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये प्लेट करंट. पता चला कि हर बार जो करंट की वैल्यू थी एक डेफिनेट वैल्यू पर आकर फिक्स हो गई, लेकिन जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने के लिए हमें पहले जितना पोटेंशियल लगाना पड़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद उससे ज्यादा नेगेटिव देना पड़ा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो और नेगेटिव देना पड़ा. इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. अब उसके बाद इतनी एनर्जी आ गई है कि वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है अपना मोमेंटम लेकर. रिजल्ट क्या होगा कि हमें इसको रोकने के लिए और ज्यादा रिपल्शन ऑफर करना पड़ेगा. रिपल्शन ऑफर करने के लिए हमें इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो हमें ये केस मालूम चला. तो यहां से क्या मालूम चलता है कि काइनेटिक मींस के मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is proportional to in frequency of light. Frequency of light. लेकिन ये भी देखा गया कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता. कब नहीं होगा, जब हमारे पास प्लेट करंट 0 होगी. तो हमने क्या किया कि ये देखा कि हर फ्रीक्वेंसी पर लाइट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता. तो इससे मालूम चला कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी यानी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन न्यू एंड ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो मालूम चला कि ग्राफ हमें कैसा मिला, ऐसा. यहां पर ई के काइनेटिक एनर्जी और यहां पर फ्रीक्वेंसी. तो यहां पर ये लाइन बता रही है कि ये इफेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ. इसके पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपने लाइट की ली है वो सारी की सारी वेस्ट गई. तो ये एक पहली फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है जहां पर आपको आने वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, 0. यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन इजेक्शन हो चुका है. मेटल की सरफेस को इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, लेकिन वो प्लेट तक नहीं आया. ऐसे केस में अगर इसको हम पॉजिटिव रख करके देखा तो मालूम चला कि हाँ भाई करंट तो आई. करंट आई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से रिलीज हो चुका है. तो यहां पर ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर गिवन मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता. इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी.
तो हमारे पास पहले 2 लॉज हो गए। तीसरा लॉ क्या कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन अ सर्टेन वैल्यू और लेस देन अ डेफिनेट वैल्यू, देन देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि लाइट एनर्जी से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास तीसरा लॉ आकर के आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, व्हेन द लाइट फ्रीक्वेंसी is less than a definite value, there is no photo electron can be possible। ये हमारे पास हुआ फ्रीक्वेंसी का। अब इधर से रब करूंगा थोड़ा सा। There is no photo electron be possible। This value, this frequency value या this minimum frequency value is threshold frequency and corresponding wavelength is थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। करस्पॉन्डिंग, यहां ध्यान रखिएगा अक्सर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ। ये हमारे पास 3 लॉज हो गए। और अब चौथा लॉ हमने जब देखा, चौथे लॉ के लिए बात करें जब, तो चौथा लॉ हमारे पास है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो मालूम चला हमें ऐसा मिला ग्राफ, कब? जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो पता चला कि ये कंडीशन हमें मिली। ये हो गया न्यू नॉट, इसके आगे न्यू की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। ये 4th लॉ है हमारे पास। 4th लॉ कहता है कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द काइनेटिक एनर्जी of ejected maximum kinetic energy of ejected electron increases linearly। Now here we go for the 5th and the last photoelectric law of photoelectric effect। ये कहता है there is no time lag between incidence of light
टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये इंस्टेंट इफेक्ट है, जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाता है। ये 5 लॉज थे और इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स भी थे। अब इन ग्राफ्स के अलावा हम आते हैं, बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और आता है अक्सर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो जरा इसको देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा, तो हमने देखा कि ये एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन, ये लाइट यहां पर आई, आने के लिए जो लाइट आएगी उसकी एनर्जी को हमने माना E। E क्या होगी, अगर इस लाइट की यूज्ड फ्रीक्वेंसी न्यू है तो h न्यू होगी लाइट के सिंगल पार्टिकल का एनर्जी। h न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन emitting from the source which is going to fall on the metal surface। सोर्स से निकलने वाली लाइट का जो फोटोन होगा उसकी एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी E इक्वल h न्यू। यहाँ पर मेटल का सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के अंदर, वो इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद और ये डिफ्लेक्ट होगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा यहां से यहां तक, एग्जैक्ट मेटल सरफेस के जस्ट ऊपर तक। यहां तक आने में इस इलेक्ट्रॉन ने बहुत सी एनर्जी खर्च कर दी होगी और उस एनर्जी का नाम हम लिखेंगे फाई नॉट। फाई नॉट का टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं, इसका टर्म दिया गया है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट an electron from metal surface। और इसको हम बोलेंगे, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये वो एनर्जी थी, फ्रीक्वेंसी थी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स यहां इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी होगी फाई नॉट h न्यू नॉट, ये h न्यू नॉट होगी वर्क फंक्शन की वैल्यू। अब ये न्यू है तो हम लोगों ने वेव का फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट, f फ्रीक्वेंसी, v इज द स्पीड, वेव स्पीड, f फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। इसी के करस्पॉन्डिंग अगर कोई पार्टिकल यानी कि लाइट जब चल करके आ रही है तो लाइट आएगी, लाइट की स्पीड से उसे c से रिप्रेजेंट करेंगे और c का वैल्यू कितना होता है, c इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को यहां पर न्यू से लिखेंगे और यह हो गया लैम्डा। सो लैम्डा कैन बी रिटन एज c अपॉन न्यू, कैन बी रिटन एज c अपॉन लैम्डा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें कौन सी लेनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitting फ्रॉम द सोर्स। और ये क्या है, मेटल की सरफेस को रिलीज करने के लिए, सरफेस को छोड़ने के लिए
कितना वेवलेंथ यूज में हो चुका है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद जो बाकी एनर्जी बची होगी अगर है उसके पास तो वो यहां पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें हर बार क्वेश्चन में यही फॉर्मूला पैटर्न फॉलो करना है कि टोटल एनर्जी जो सोर्स से रिलीज होगी वो होगी E फाई नॉट मेटल सरफेस से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को निकलने में यूज होगी और जो बाकी बचेगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी फोटोन आते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल नहीं होते। ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं वो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस देन number of photons falling on metal surface। मेटल की सरफेस पर जितने भी फोटोन निकलेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ध्यान दीजिएगा, ये मेटल की सरफेस है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली किधर भी चल रहे हैं, पहले या ऑर्बिटिंग थे। ऑर्बिटिंग होने के बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, बुक में क्या मेंशन, बुक में और बहुत से टीचर्स भी ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं घूम रहे हैं क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहां पर कंडीशन क्या है कि ये एक एटम है, इसके अंदर ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास चक्कर लगा रहा है। लाइट आई और इस पर पड़ी, पड़ने के बाद जरूरी नहीं है कि ये इस तरफ ही इजेक्ट हो। यानी जब ये मेटल की सरफेस एटम को छोड़कर जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जरूरी नहीं है कि मेटल की सरफेस से आउटवर्ड ही निकले। कुछ इधर रिलीज हो सकते हैं, कोई इधर रिलीज हो सकता है, कोई कहीं पर भी रिलीज हो सकता है। तो रिलीज होने के बाद ये मेटल किधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल जाएगा किधर। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर ये इस तरफ आता है तो फिर मेटल की सरफेस से निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जब इसको जरा मैं रब करता हूं, और आइंस्टाइन ने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इसका इक्वेशन भी बनाया था। और उन्होंने क्या बनाया था इक्वेशन? इन्होंने बोला कि अगर फॉलिंग फोटोन की एनर्जी है E, कितनी, h न्यू, वर्क फंक्शन कितना यूज होता है, फाई नॉट, h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी E के, ये हो गया काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम क्यों बोली गई? वो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम से एनर्जी लेकर के बाहर निकल पाता है। यहां पर देखें टोटल एनर्जी कितना था, E, कहां कहां खर्च हुआ, वर्क फंक्शन में यूज हुआ और काइनेटिक एनर्जी में यूज हुआ। वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया h न्यू इक्वल h न्यू नॉट प्लस k मैक्स प्लस h न्यू नॉट। सो k मैक्स is equal to h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h एक प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू नॉट भी यहां पर हर एक मेटल के लिए फिक्स्ड होगी। मींस न्यू नॉट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इट वेरीज फॉर मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। जैसे जैसे मेटल बदलेगा सबके लिए न्यू नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है और अलग होती है एक दूसरे से। तो ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यू। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये न्यू नॉट इधर से जा रहा है, न्यू नॉट
ये है ई के, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, स्लोप अगर देखा जाए, ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू माइनस न्यू नॉट, किसी वैल्यू न्यू के लिए न्यू माइनस न्यू नॉट, यहां पर मान लेते हैं कोई वैल्यू आया न्यू, तो न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी द बेस। अब अगर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, ई के, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, सो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर ये आ जाएगा वैल्यू जूल में। इसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो ईवी नॉट, ईवी नॉट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई से डिवाइड कर देंगे, न्यू नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ये वैल्यू हम कांस्टेंट मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। स्लोप की बात करें तो हमें स्लोप क्या देगा, h अपॉन ई की। सो डिटर्मिनेशन मीन्स वैल्यूएशन या डिटर्मिनेशन ऑफ h, डिटर्मिनेशन ऑफ h कैसे मिलेगा, स्लोप हमको क्या दे रहा है, h अपॉन ई, तो हम E से मल्टीप्लाई कर दें। E तो हमारे पास एक वेल नोन वैल्यू है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। सो H कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम H बाई E इंटू E। ये H बाई E क्या होगा, इस ग्राफ से स्लोप, स्लोप निकालिए, E से वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए और H की वैल्यू पाइए। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ H। अब न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, ये तो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ H का वैल्यू, सारा चैप्टर में सारे रूल्स पढ़ा ही दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करने होते हैं इसके। बहुत ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बहुत आसान है और अच्छे मार्क्स कलेक्ट करवाता है आपको फाइनल एग्जाम में। हर एक बात ध्यान रखिएगा। और आज के चैप्टर का एक विशेष ज्ञान कौन सा है, वो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर ध्यान देंगे, ये मेटल सरफेस है, आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लेंगे किससे, ई से। ई कैलकुलेट करेंगे, ई इक्वल एच न्यू, जब फ्रीक्वेंसी दी जाए एच सी बाई लैम्डा, जब वेवलेंथ दिया जाए तब हम इसका यूज करेंगे और h की वैल्यू का यूज करेंगे 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये तो वैल्यू होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में ही दूसरी वैल्यू मेंशन कर दी जाती है। तो जब न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू मेंशन की जाए तो आप इसी वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वो वैल्यू यूज करेंगे जो न्यूमेरिकल में मेंशन है या क्वेश्चन पेपर में मेंशन की जाए। ये क्लास सिर्फ आईसीएससी के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, सो क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इमिटिंग फ्रॉम सोर्स। कभी कभी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मेंशन होती है। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सोर्स इज गिवन, तब क्या करेंगे, इंटेंसिटी अगर पता है तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, पावर
पर यूनिट एरिया क्या बन जाएगी, इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी मेंशन है या पावर मेंशन है तो पावर इनटू टाइम हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी ई। यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जो ये एनर्जी कौन सी है, टोटल एनर्जी इमिटिंग पर यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सोर्स। और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, तब कैलकुलेशन के लिए फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स can be obtained, n is equal to एनर्जी E कैसे निकाली हमने, पावर इंटू टाइम अपॉन इमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज h न्यू। यहां से कैलकुलेट कर दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी के बेस पर रखना चाहते हैं, अगर वेवलेंथ के टर्म में रखना चाहते हैं तो hc बाई लैम्डा रख दीजिएगा। तो यहां से निकल आएगा आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स। फाई नॉट यहां से कैलकुलेट करेंगे। फाई नॉट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है देन एच न्यू नॉट, और या फिर अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मेंशन है तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अगर वेवलेंथ पता है आपको और ये वेवलेंथ मेंशन की जाए एंगस्ट्रॉम में, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी चाहे जो भी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में यूज करिए और एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाइए। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह यूज आएगा। यहां पर क्या करेंगे, एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो फाई नॉट की वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर एच सी को रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको वेवलेंथ मालूम होगी इमिटिंग इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इमिटिंग लाइट के फोटोन की, तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाइए और यहां पर भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाइए। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं टोटल एनर्जी फ्रॉम द सोर्स माइनस फाई नॉट। ये फॉर्मूला लगाइए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपने इनको कैलकुलेट किया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये आता है बच्चों के दिमाग में कि आखिर हम आंसर किस यूनिट में छोड़ें। तो ध्यान ये रखेंगे कि हमारे पास जितने भी वेवलेंथ होंगे कोशिश करिए कि उनको एंगस्ट्रॉम में लाएं और एनर्जी जितनी भी आएंगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़िए, तो ज्यादा बेटर आंसर कंसीडर किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, और न्यूमेरिकल लगाएं। कल हम लोग फिर से एक वीडियो देखेंगे, इसी के बाद की सीरीज है, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो हो सकते हैं कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करें या एग्जाम में आपको उस जैसा ही न्यूमेरिकल मिले तो आपको उसमें सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी और अच्छे नंबर स्कोर करने में काम आएगा। थैंक यू।